हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षारक एवं लवण का दूसरा अगला टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लिटमस तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो देखो, जो हमारा अम्ल और क्षारक है ना, तो वो क्या करता है, ये धातु के साथ अभिक्रिया, मान लो धातु, तो धातु के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्रदान करता है, और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्रदान करता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है। जब कभी भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यानी कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल की धातु के साथ जो अभिक्रिया है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो देखो, अम्ल प्लस धातु, यानी कि अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते तो हमें क्या दो चीजें मिलेगी। एक तो हमें मिलेगा लवण और एक गैस प्राप्त होगी। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो उत्तर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। एक तो हमें क्या मिलेगा, लवण, और साथ में क्या मिलेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। ये है हमारा फॉर्मेट। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखो, उदाहरण देते हैं हम। जैसे मान लो आप कोई भी धातु लीजिए, जैसे आप जिंक प्लस HCl, है ना, तो यहां पर जो जिंक है वो क्या है, जिंक है धातु, और HCl क्या है, हमारा अम्ल। तो हमें पता है कि जब ये धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक हमें लवण मिलेगा और एक क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। तो लवण क्या मिलेगा हमारे पास, ZnCl2, क्या होगा, ZnCl2 प्लस हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस H2। ये हमारा लवण है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड मिला, क्या मिला। अब देखो यहाँ पर क्या ये समीकरण बैलेंस है क्या, यहाँ पर Zn एक तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर हाइड्रोजन एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। तो ये समीकरण अब क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब एक उदाहरण हम और देख सकते हैं इसका, कौन सा, हमारा जैसे कि Zn प्लस H2SO4। तो यहाँ पर Zn क्या है, हमारी धातु, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे ही अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक तो क्या मिलेगा, लवण, और एक क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हमें लवण क्या मिलेगा, ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो देखो पेपर में ये स्टार समीकरण है, बहुत बार, ज्यादा बार पूछने वाली समीकरण है कि जब, या तो देखो आगे हम जब परीक्षण सीखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बार आता है कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब इसका देखो, यहाँ पर हमारे पास ये तो क्या हो गया, लवण, और ये क्या हो गई, हाइड्रोजन
गैस हो गई। आप इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेके या नोट करिए। अब देखो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जैसे हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया देखी और क्षारक, देखो बहुत से डाउट नहीं करना, बहुत से एक से क्षारक करते भी नहीं, लेकिन हम यहाँ पर एक पढ़ेंगे इसका उदाहरण कि क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखो क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया में सेम वही मिलेगा जो अम्ल की धातु के साथ थी। क्या मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही मान लो कोई क्षारक है, कोई भी क्षारक है हमारा, वह क्षारक किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ। अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, एक तो लवण, साथ में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्राप्त होती है। सिंपल सा ही है ये तो, कोई ज्यादा, लेकिन एक एक उदाहरण हम इसके लिख लेंगे कि अम्ल अगर धातु से करता है तब भी हाइड्रोजन गैस मिलती है, और अगर अम्ल अगर क्षारक के साथ करता है तब भी हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब एक उदाहरण देखते हैं, कोई भी हम इसका क्षारक ले लेते हैं, जैसे NaOH लेते हैं। हम क्षारक क्या लेते हैं, NaOH, और साथ में सॉरी सॉरी यहाँ पर अम्ल नहीं, धातुओं का, धातु लिख लेना यहाँ। जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल नहीं लिखना है वहां, यहाँ धातु होगी, क्योंकि अम्ल और क्षार अगर परस्पर अभिक्रिया करते हैं ना तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसमें लवण और जल मिलता है। तो यहाँ हमने गलती से अम्ल लिख दिया था, वहां धातु है। तो यहाँ पर देखिए क्षारक क्या लेते हैं, NaOH प्लस धातु क्या लेते हैं, जिंक, Zn। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही अभिक्रिया करेंगे आपका क्षारक NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो लवण और एक हाइड्रोजन गैस। तो आप खुद देखिए कि लवण कौन सा मिलेगा, आप बनाने की कोशिश कीजिए। कौन सा, Na2Zn O2 प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। नहीं उसको, नहीं यहाँ धातु करना, अम्ल नहीं करना, क्योंकि अम्ल और क्षारक जब परस्पर मिलते हैं ना, देखो जब आगे पढ़ेंगे इसकी में टॉपिक में, क्षारक प्लस अम्ल मिलते हैं ना तब भी एक अभिक्रिया होती है और आपके बनता है लवण व जल, लवण प्लस जल। और इस पूरी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, पीछे हमारी जो थी वहां धातु लिखना है। अब देखो क्यों, देखो ये क्या हो गया क्षारक, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये क्या बना, सोडियम जिंकेट। क्या बना, सोडियम जिंकेट। याद रखना पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके सोडियम जिंकेट के लिए आवश्यक समीकरण लिखिए, है ना, या सोडियम जिंकेट की अभिक्रिया लिखिए। तो आपके क्या करना है, NaOH प्लस Zn, तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित। अब जैसे आप चाहो तो तीर ऐसे लगा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, तो आप इसका उदाहरण, फिर हम एक परीक्षण देखेंगे, पहले आप इसको 1 मिनट के लिए देखिए। देखो हम एक यहाँ पर जो पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एक परीक्षण, यहाँ पर देखो चाहे
धातु की अम्ल के साथ हो या धातु की क्षारक के साथ हो, तो यहाँ पर एक गैस निकली, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है क्या। तो इसके लिए हम एक प्रयोग से समझेंगे, ठीक है। देखो, जब भी कभी कोई हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हमारे पास एक पॉप साउंड निकलता है, यानी कि हिंदी में फट फट की ध्वनि आती है। अगर वो फट फट की ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब वहां पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई है, जिसको हम एक प्रैक्टिकल एक प्रयोग यहाँ पर चित्र की सहायता से उसको समझेंगे। इसको पॉप टेस्ट भी बोलते हैं, या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जो करते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? पॉप टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हमारा अगला टॉपिक रहेगा। हम इस जो ये हमारी समीकरण में जो हाइड्रोजन गैस निकली है उसका हम परीक्षण करेंगे कि क्या ये हाइड्रोजन गैस है क्या। अब आप ध्यान में रखना दिमाग में, जब भी हाइड्रोजन जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो एक पॉप साउंड आएगा, फटफट की ध्वनि आएगी। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो इसमें लिख लीजिए हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप पॉप यानी कि फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, अभी डायग्राम से देखेंगे इसको, कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो आपको एक फटफट की या पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। देखो, ये हमारे पास एक स्टैंड है, ठीक है। और इस स्टैंड पर हम क्या करते हैं, एक परख नली को लगा देते हैं। इस स्टैंड पर क्या करते हैं, एक परख नली ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इस परख नली को ऐसे लगा देते हैं, जो कि एक कॉर्क से बंद होगी। और यहाँ पर पाइप लगा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर पाइप जो है हमारा, ये जो पाइप देखो, ये स्टैंड है आपका, ठीक है। ये क्या है? स्टैंड। और ये आपकी क्या है? परख नली। ठीक है, परख नली है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक टब लेंगे, एक कोई भी कंटेनर या टब जैसा कोई भी लेंगे, और उसके अंदर हम डाल देंगे साबुन का घोल, साबुन का पानी। इस टब के अंदर हम क्या डाल देंगे? साबुन का पानी। साबुन का पानी या घोल। फिर क्या करेंगे, इस पाइप को हम इसमें यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसमें ले जाके ऐसे छोड़ देंगे पाइप को। फिर यहाँ पर क्या, देखो, यहाँ जो हमारी परख नली है, अब इस परख नली में हम क्या करेंगे, दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे और साथ में उसके क्या मिलाएंगे?
तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 तनु। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो परख नली है, इस परख नली में एक तो हम डालेंगे H2SO4, क्या डालेंगे, और कुछ मैं आपको टुकड़े ऐसे अलग कलर से दिखा देता हूँ, दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे ऐसे, दानेदार जिंक के, है तो धातु ही जिंक लेकिन उसके छोटे छोटे पीसेज लेंगे, टुकड़े लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा हमारे, एक तो H2SO4, क्या होगा, H2SO4 तनु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, क्या होगा इस परख नली में। ये जो आप मान लो, ये परख नली ऐसे समझिए स्टैंड पे लगाई हुई है, तो इस परख नली में हम एक तो H2SO4 लेंगे और एक दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारा H2SO4 है वो तो क्या है, अम्ल, और जो जिंक है वो क्या है, धातु। हमें अभी पता किया, देखो यहाँ पर देखते हैं हम कि एक तो है हमारे पास जिंक, है ना, टुकड़े है ना वो जिंक की तो है, और साथ में क्या है H2SO4। तो हमने पीछे पढ़ा था ये क्या है, धातु, और ये क्या है, अम्ल, है ना। तो हमें पता है धातु और जब अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर देखो कुछ, यहाँ पर गैस के, हाइड्रोजन गैस के ऐसे मतलब बुलबुले उठेंगे, ठीक है, और वो कहाँ जाएंगे, इस पाइप में। जैसे ही इस पाइप में आएंगे तो यहाँ पर पहले से क्या, साबुन का घोल, तो आपको पता है साबुन के घोल में जैसे आएंगे तो यहाँ बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। अब होगा क्या, जब हम इन बबल्स के पास, है ना, इन गुब्बारों के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, कैसी, बुझी हुई मत ले जाना, जलती हुई लेके जाना है। तो जलती हुई मोमबत्ती जैसे ही हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको फट फट यानी कि पॉप साउंड सुनाई देगा। अगर ऐसी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही देखो, क्यों, Zn प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बाकी इसमें क्या बच जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। H2 कहाँ गई इसमें, यहाँ आई, यहाँ से इसके गुब्बारे बनने, बबल्स बनने स्टार्ट हुए, और जब जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या हमारी जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ये आपको इसके पास लेके जाना है। मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो आपको एक दिमाग में रखना है, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा, फटफट की ध्वनि, ठीक है ना। और इसको पॉप टेस्ट भी बोला जाता है। और पेपर के लिए क्या है, स्टार है, पेपर के लिए स्टार है। बहुत बार ये डायग्राम सीधे ही पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, डायग्राम में एक स्टैंड, उस स्टैंड पर क्या लगाई, परख नली लगाई, लगा दी। उस परख नली में हमने क्या डाला, दानेदार जिंक, क्या डाला, दानेदार जिंक, साथ में क्या मिला दिया, तनु H2SO4। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, देखो अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो ग्रीन कलर से बना रखा है ये H2 गैस, H2 गैस। अब ये गैस ऊपर जाएगी और इस पाइप के थ्रू कहाँ आएगी, इस टब के अंदर। जैसे ही इस टब में आएगी, टब में साबुन का घोल, आपको पता है साबुन के घोल में जैसे ही जाएगी तो इसके बबल्स बनना, गुब्बारे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बुलबुले, गुब्बारे नहीं बुलबुले बोल सकते हो। तो बबल्स यानी कि बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही बुलबुले बनना स्टार्ट हुए तो यहाँ पर आपको एक ध्वनि, जैसे ही इस बुलबुलों के पास, इन बबल्स के पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एक फटफट की ध्वनि सुनाई देगी। अगर वह ध्वनि आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई है। तो आप इस डायग्राम को देखिए और इसको अच्छे से देखिए, पेपर में पूछा जाता है ये, है ना। इसको आप अच्छे से देखिए।
अब जो हमारा अगला है रासायनिक गुणधर्म है अम्ल व क्षार के, वो है हमारा जो भी है हमें धातु कार्बोनेट से देखनी है। तो पहले आप इसको देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी। क्या है अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखो एक तो हमें किसके साथ देखनी है, धातु कार्बोनेट, और एक देखनी है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी, अम्ल की अभिक्रिया। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको है ना धातु बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा होता कि ये धातु कार्बोनेट क्या होता है। देखो सिंपल सा है हमारे पास, ये जैसे मैंने लिखा Na2, ये क्या है सोडियम, सोडियम इसके पीछे ये क्या लगा दिया मैंने CO3, तो ये सोडियम तो क्या हो गई धातु, ये जो पीछे लगा ये क्या है हमारा कार्बोनेट है, क्या है कार्बोनेट। अच्छा एक चीज, इसको देखो धातु बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं यार, एक ही बात है, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे धातु बाई कार्बोनेट बोलो, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ये जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है या धातु बाई कार्बोनेट है, एक ही बात है। अब देखो धातु कार्बोनेट क्या होता है, जैसे Na2 लिखा इसके पीछे क्या लगा है CO3, तो ये क्या है कार्बोनेट, ये क्या है कार्बोनेट, तो धातु के पीछे क्या लगा है कार्बोनेट, तो क्या बन गया धातु कार्बोनेट। अब देखो होता क्या है, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनाता है देखो, एक तो बनाएगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा जल H2O, साथ में क्या बनेगा जल बनेगा H2O। जब भी हमारी कोई भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा, एक क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्या बनेगी हमारी जल, क्या बनेगा जल बनेगा। एक उदाहरण से अब इसको अच्छे से और समझते हैं, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है Na2CO3 प्लस HCl, तो यहाँ पर Na2CO3 क्या है धातु कार्बोनेट, और HCl क्या है अम्ल, यानी कि ये तो क्या है हमारा धातु कार्बोनेट है ना, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, आप चाहो तो लिख सकते हो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इसको पहले मैं समझाने एक नीचे आपको समझा देता हूँ, ये जो Na2CO3 है ये पहले टूटेगा, ठीक है ना, ये टूटेगा तो क्या बनेगा देखो आपके Na प्लस, ये जो है पहले इसी को हम समझाने के लिए, ये जो है ये पहले टूटेगा, तो किस में टूटेगा ये देखो, ये टूटेगा Na प्लस और आपके CO3
2 माइनस, इसमें ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, फिर हमारा HCl भी टूटेगा। HCl ये भी पहले टूटेगा, किससे के साथ टूटेगा, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और हमें पता है कि Na जब भी Cl को देखता है तो वो उसके साथ चिपक जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक NaCl बन जाएगी। ये आपस में बनेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। फिर देखो, अब बेचारे ये क्या बन गए, ये दो रह गए। अब ये दो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन, तो एक बनाएगा आपके का कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, H2CO3। जब ये दोनों होंगे तो हमारे पास एक बनेगा H2CO3। इसको बोला जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है। देखो ये पहले हमारा जो हमने क्या किया, देखो पहले समझिए, हमने धातु कार्बोनेट लिया, धातु कार्बोनेट Na2CO3, फिर क्या लिया, अम्ल HCl। सबसे पहले देखो, वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसको इसको तोड़ के बता रहा हूँ, इसको पहले मैं तोड़ के बता रहा हूँ कि Na2CO3 टूटा किसमें, Na प्लस और CO3 माइनस, HCl किसमें टूटा, H प्लस और Cl माइनस के अंदर। अब हुआ क्या, ये Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, है ना, और ये दोनों आपस में मिलके H2CO3 बनाएंगे। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक अम्ल होता है ना, वो क्या होता है, हमारा अस्थायी अम्ल होता है, यानी कि टूटने की कोशिश करता है, बार बार टूटने की कोशिश करता है। ये जो H2CO3 होता है, ये एक अस्थायी अम्ल होता है, ये टूटने की कोशिश करता है। तो ये जब करता है तो ये क्या बना लेता है, H2O प्लस CO2। क्या बना लेता है, H2O प्लस, ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, H2O प्लस CO2 बनाएगा। तो NaCl प्लस हमारे पास में क्या मिल जाएगी, CO2 और H2O। ये जो पोर्शन है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि ये क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ वो किया है कि देखो यहाँ पर ये लवण है, ये रहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, मिला ना। ये तो सिर्फ मैंने आपको 1 मिनट समझाने के लिए इसको डिस्कस किया कि क्या हुआ इस समय। अब आप देखिए क्या बैलेंस है क्या समीकरण, समीकरण आप देखिए बैलेंस है क्या। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया वहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है, बाकी सब बैलेंस। तो अब देखो और क्या लगाओगे इसके अंदर, यहाँ पर क्या लगेगा, फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और आ जाएगा। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और आपके ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। तो आप इसको 1 मिनट स्क्रीन शॉट लीजिए। अब देखो अगली पढ़ते हैं। तो अब हमारी अगली है धातु की, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन देखो पिछली में हमने देखा कि अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम अगला क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो पीछे हमने पढ़ा था ना, जैसे यहाँ क्या है, धातु, और क्या है, कार्बोनेट। तो धातु मान लेते हैं सोडियम, और कार्बोनेट बीच में क्या है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन। तो क्या कर देंगे, NaHCO3,
ये क्या बन गया? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, है ना? ठीक है, तो अब इसका इसका भी सेम वैसा ही है जैसे हमारा धातु कार्बोनेट का रहा। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सेम क्या बनेगा? एक तो बनेगा लवण, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? जल। यानी कि साथ में क्या बनेगा? जल। तो पीछे भी हमने यही देखा था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण क्या दे रखा है? NaHCO3। ये NaHCO3 क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में क्या है? अम्ल। तो हम एक HCl अम्ल लेते हैं। तो देखो पीछे अभी जैसे हमने सीखा था वही क्या होगा? ये टूटेगा, ये क्या होगा? हमारा टूटेगा। तो टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये एक तो बनाएगा, देखो इसको पहले थोड़ा सा हम, कि जब ये टूटेगा तो Na प्लस, है ना, Na प्लस, और क्या बनेगा? HCO3 माइनस। ठीक है, ये बनाएगा यहाँ पर टूट के, और साथ में HCl भी किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। जो सेम अभी पीछे देखा था वही होगा, तो इसमें यहाँ हम इसको नहीं करेंगे। तो अब देखो ये क्या बनाएगा? एक तो लवण, लवण क्या बन जाएगा हमारे पास? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, लवण NaCl, क्योंकि देखो ये टूटेगा Na प्लस, ये H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। साथ में क्या बनेगी? H2, देखा था ना पीछे कि H2CO3 बना था, कार्बनिक अम्ल बना था, है ना? वो किसमें टूटा था? पीछे देख चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ NaCl। साथ में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? जल। अब पहले हम देखते हैं क्या यह समीकरण बैलेंस है क्या? बैलेंस है ये? तो ये क्या है? हमारी समीकरण बैलेंस है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ये एक है, एक है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन एक और दो हो गए, फिर ये तीन होगी, दो और एक, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया होती है, कि आप नोट करके लिख सकते हो यहाँ पर, नोट करके क्या लिख सकते हो कि जो हमारी अभिक्रिया की क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सिर्फ हम अम्ल के लिए ही इसको पढ़ते हैं। ये आप चाहो तो इसको नोट करके लिख सकते हो कि क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी देखो हमने पिछली अभिक्रिया में देखा एक गैस निकली थी। पिछली अभिक्रिया हमारी कौन सी थी? NaHCO3 प्लस HCl, है ना? इसमें एक गैस निकली थी, कौन सी निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करना है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसके पानी में से? चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं, तो वो चूने का जो जो पानी है, तो वो क्या हो जाता है? एक तरीके से दूधिया हो जाता है पूरा। जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो हम इसका एक परीक्षण देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। जैसे पिछली में हमने देखा था हाइड्रोजन गैस का परीक्षण,
इसमें हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले समझते हमारी जो पिछले समीकरण में बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, जब उस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो जो पानी है वो पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी कि जो ये CO2 है, इस CO2 को हम किस में से प्रवाहित करेंगे, चूने के पानी में से, चूने का पानी। जैसे ही चूने के पानी में से प्रवाहित करेंगे तो ये जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूधिया, यानी कि श्वेत अवक्षेप बनेगा। कैसा बनेगा, श्वेत अवक्षेप। ठीक है, तो ये बनेगा श्वेत अवक्षेप। तो देखो हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी रहेगी। ऐसे समझिए, हमारी पिछली जो समीकरण थी इसमें CO2, अब इसमें मान लो चूने का पानी है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये टेस्ट ट्यूब पे चूने का पानी है और इस चूने के पानी में से जैसे ही मैं CO2 प्रवाहित करवाऊंगा तो होगा क्या, इसका जो कलर है पानी का वो दूधिया हो जाएगा। और क्या दूधिया मतलब एक श्वेत अवक्षेप बनेगा, है ना। जैसे मान लो पानी के अंदर आप चौक, है ना, चौक को घोलते हो तो देखते हो ना कभी वो दाने थोड़े थोड़े पूरे पानी में ऐसे फैल जाता है, पानी दूध के जैसा दिखना लग जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दूधिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित किया जाता है तो पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। देखो दूधिया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से श्वेत अवक्षेप, हमें क्या मिलेगा, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। अब देखो समीकरण से और आपको इजी से समझ में आएगा। समीकरण से जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बात कर रहा है चूने का पानी, तो चूने का पानी को हम किससे, CaCO3, हमने पढ़ा था ना। ये क्या होता है, चूने का ही, भुजे हुए चूने का सूत्र होता है, चाहे पानी हो तब भी यही होगा, CaCO3। अब इसको हम किसमें से प्रवाहित कर, इसमें क्या प्रवाहित करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बनी थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करवाएंगे, CO2 प्रवाहित करवा देंगे। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना। किसका सूत्र था, संगमरमर का सूत्र था। तो ये जो देखो यहाँ पर CaCO3 बना है, ये क्या है, यही तो है श्वेत अवक्षेप, दूधिये कलर का, ये है श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। ये क्या है, हमारा श्वेत अवक्षेप है। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, CaCO3 लिया, सॉरी यहाँ पर समीकरण, यहाँ CaCO3 नहीं है, इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है चूने का पानी, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। क्या लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, चूने का पानी, चूने का पानी। अब इस चूने के पानी में ये किसमें घुला हुआ है, एक तरीके से आपके जल में घुला है, तो एक्वस लिख दो। ये क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से ये भी एक्वस है, श्वेत अवक्षेप घुला हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। अब नहीं, ये सॉलिड होगा, नीचे बैठ जाएगा ना, ऐसे, ये श्वेत अवक्षेप और ये आपका जल। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, चूने का पानी,
चूने के पानी में क्या प्रवाहित करवा दी, CO2। क्या प्रवाहित करवा दी, CO2। जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो CaCO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। अब होता क्या है कि ये जो CaCO3 ये श्वेत अवक्षेप है। अब यहाँ पर जो ये बना है, यहाँ पर ये, अब इस पूरे के अंदर जब और अधिक अगर हम CO2 को प्रवाहित करवाएं, यहाँ पर ये जो बना है इसमें और अधिक मात्रा में जब CO2 को प्रवाहित करवाएंगे तो हमारा जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। एक तरीके से कैसा हो जाएगा, या हम ऐसे बोलते हैं ये जल में विलयशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जल में घुल जाएगा। ये पूरा जो है ना, ये जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। कब, देखो यहाँ पर जो हमारा ये बना है CaCO3 प्लस H2O। चलो एक लाइन लिख लो इससे पहले ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करवाने पर, अच्छा किसमें करवानी है, इसमें, ये जो बना है इसमें हम और अधिक CO2 को प्रवाहित करवाएंगे तो ये जो पूरा है ये एक विलयशील पदार्थ बन जाएगा। विलयशील मतलब जो जल में घुल जाएगा, या पारदर्शी भी बोल सकते हैं जिसके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बना, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस इसमें और हम क्या डालेंगे, CO2। इसी में और क्या डाल दिया, CO2। देखो ये CA, इसमें और हम क्या मिलाएंगे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CaHCO3, ये बनेगा। और ये क्या है, जल में विलयशील, जल में विलयशील, या हम पारदर्शी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पारदर्शी भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा CaCO3 है इसमें हम अगर अत्यधिक मात्रा में CO2 मिला देते हैं इसके जलीय विलयन में, इसके साथ जो जल अत्यधिक मात्रा में CO2 को मिला दिया जाता है तो ये एक पारदर्शी तरीके से बन जाता है, यानी कि जल में क्या हो जाएगा, विलयशील हो जाएगा। तो पहले आप इस समीकरण को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें CO2 का परीक्षण करना था, ठीक है। तो जैसे ही क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास जो चूने का पानी होता है उस चूने के पानी में हम क्या डालते हैं, मतलब उसके अंदर क्या प्रवाहित करवाते हैं, CO2 को प्रवाहित करवाते हैं। जैसे ही हम CO2 को प्रवाहित करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास CaCO3 एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। उस श्वेत अवक्षेप यानी कि एक दूधिये कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। साथ में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। अब क्या है, जैसे ही इस पूरे जो प्राप्त हुआ है इसमें हम और अधिक क्या मिला देंगे, CO2 को मिला देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक और मिलेगा, विलयशील पदार्थ प्राप्त होगा। ये विलयशील पदार्थ जो होगा वो पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी। देखो ये पारदर्शी नहीं है क्योंकि एक आपका देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई भी कांच की गिलास है, इसमें मैं चॉक पाउडर को ऐसे बोलता हूँ तो आप देखना, ध्यान एक इमेजिनेशन करना कि वो जो पानी वो दूधिया कलर जैसा होगा या नहीं होगा, होगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, मान लो इसी जो दूधिया कलर है उसको मुझे पारदर्शी या विलयशील बनाना कि वो सारी घुल जाए, तो अब मैं इसमें और क्या डालूंगा, CO2 को जैसे ही डालूंगा तो हमारे पास ये कैसा बनेगा, ये जो होगा वो कैसा होगा, पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी, है ना। क्लियर हुआ ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा पारदर्शी हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, पहले आप इसको देखिए फिर मैं पॉइंट लिखता हूं। तो यहां पर पॉइंट लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहेगा। कि CaCO3 के विलयन में CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो पूरा ही मैं यहाँ लिखता हूँ। CaCO3 के विलयन में CO2 को अत्यधिक
अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करवाने पर अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करवाने पर प्रवाहित करवाने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी विलयन प्राप्त होता है या पारदर्शी हो जाता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत, देखो इस लैंग्वेज को मैं समीकरण से भी समझते, वैसे तो समझ सकते हैं। ये क्या है, CaCO3 प्लस H2O, इसी में तो मिलाया था। अब ये क्या कह रहा है, CaCO3 के विलयन, है ना, तो उसमें CO2 किसकी उपस्थिति में, आपके जल की उपस्थिति में, ये जल है। जब इसमें और प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास ये बना था ना CaHCO3, यही जो है ना वो क्या है, घुलनशील और पारदर्शी है। यही क्या है, घुलनशील और पारदर्शी बना है। तो इसके बाद हमारे पास आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हम आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।